हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण के टॉपिक कर रहे थे, पर मैं अब आपके लिए सीटेड हिंदी की पेडागोजी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 5 जुलाई 2020 को हमारा सीटेड का पेपर होना था, जो कि कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे की डेट नहीं दी गई। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पूरी तैयारी होगी, पर हम यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे पता लग सके कि हमारी कितनी तैयारी है। मैं आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, उनमें जो हिंदी पेडागोजी आई हूँ उसकी सीरीज़ लेकर आई हूँ 2011 से 19 तक। तो आज मैं आपके लिए 2012 का सीटेट का जनवरी का पेपर लेकर आई हूँ। हम उसको हल करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि सीटेट में किस तरह के पेपर आते हैं और हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह नंबर 1 वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। नंबर 2 वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। नंबर 3 उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। नंबर 4 वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। सोचिए क्या जवाब होगा इसका। जी हाँ, वह अटक अटक कर पढ़ सकती है। ये तो बहुत साधारण सा जवाब हुआ। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। हो सकता है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, पर हमें इस तरह के जवाब नहीं देने। हमें बच्चे के पॉजिटिव वे में सोचना है। जैसे कि इसका पॉजिटिव आंसर होएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, उसने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 107, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नंबर 1 नियम का उल्लंघन। नंबर 2 समझ संदर्भ की समझ ना होना। नंबर 3 नियम कंठस्थ ना होना। नंबर 4 नियमों का अति सामान्यकरण। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। जहाँ पर भी कंठस्थ, मेमोरी, रट्टा आदि जैसे शब्द आ जाए, वो हमेशा नेगेटिव वे में ही जाएगा। जैसे कि नंबर 3 पे दिया है, नंबर 3 पर यहाँ पर दिया गया नियम कंठस्थ ना होना। कंठस्थ की तो बात ही करना ही गलत होएगा, नेगेटिव वे में जाएगा, तो हम इसको क्रॉस मानेंगे। तो नियम का उल्लंघन नहीं है। संदर्भ की समझ ना होना, ऐसा नहीं है। हाँ, नियमों का अति सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन हो सकता है। यही है इसका आंसर नंबर 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 108, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। नंबर 3 बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4 व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सोचिए क्या होगा इसका जवाब। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, नंबर 1 व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 में भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियम को ही महत्व देना, ये भी गलत है। और वैसे भी जहाँ पर ही, मतलब जहाँ पर निपात शब्दों का प्रयोग हो, वो तो वैसे ही नेगेटिव सेंस ले जाता है।
और नंबर 4 में लिखा है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया जहाँ पर निपात शब्द है वो क्रॉस में माना जाएगा, तो सही आंसर है इसका नंबर 3। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषी प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखो छोटा बच्चा है, अब उस जिसने भाषा सीखी नहीं फिर भी वो भाषा बोल रहा है, वो अपने ही नियम बनाकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 109, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो नंबर 1 केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, नंबर 2 अत्यंत छोटे हों, नंबर 3 सरल भाषा से युक्त हों, नंबर 4 बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। सोचिए इसका क्या जवाब होना चाहिए। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ पर ही, केवल आदि निपात शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो तो वैसे ही नेगेटिव माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। नंबर 2 में अत्यंत छोटे हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम ऐसे पढ़ रखें जो बहुत छोटे हों। नंबर 3 सरल भाषा से युक्त हों, सरल भाषा हो सकती है पर कठिन शब्दों भी तो ज्ञान करानी है बच्चों को। यस। नंबर 4 बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। जी हाँ, यही आंसर सही है। देखो जो चीज़ बच्चों के परिवेश से जुड़ी होगी बच्चे उसको जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता नंबर 1 बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, नंबर 2 शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, नंबर 3 भाषा शिक्षण में बाधक है, नंबर 4 भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। सोचिए क्या है इसका जवाब। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। ऐसा तो नहीं है कि क्लास में अगर अलग भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे होंगे तो हम अपनी लक्ष्य भाषा नहीं सीख पाएंगे। नंबर 2 शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। ऐसा नहीं है, शिक्षक को तो अभ्यास है इस चीज़ का कि उसको अलग अलग भाषा के बच्चों को कैसे हैंडल करना है। नंबर 3 भाषा शिक्षण में एक बाधक है, नहीं। नंबर 4 भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नंबर 4 सही है, क्योंकि हम इसको एक रिसोर्स के वे में लेंगे। अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको एक रिसोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर पे, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी सीखने का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, नंबर 2 हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, नंबर 3 हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, नंबर 4 दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। सोचिए क्या होगा इसका जवाब। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बस मानक हिंदी ही लिखनी आए। नंबर 2 हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कंठस्थ करना। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी निपात शब्द या कंठस्थ, मेमोरी रट्टा आदि जैसे शब्द आएंगे वो हमेशा नेगेटिव सेंस लेकर जाएगा। नंबर 3 हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नंबर 4 दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। देखो हिंदी व्याकरण से पहले है दैनिक जीवन में हमें हिंदी में कैसे बात करना है, कैसे बातों को समझना है, कैसे हमारी बोलने की क्षमता का विकास हो रहा है। यही है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1 सही रूप से समझना, नंबर 2 व्याकरण के नियमों को रटना, नंबर 3 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, नंबर 4 दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों का समझना। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचिए इसका क्या आंसर होगा।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है वो। सही नंबर 1 सही रूप में समझना, हाँ ये तो उद्देश्य है। व्याकरण के नियमों को रटना, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर रटना, कंठस्थ करना यानी 5 शब्द आए वो हमेशा नेगेटिव सेंस लेंगे, और हमें क्वेश्चन भी यही पूछा है कि उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो यही सही आंसर है, व्याकरण के नियमों को रटना, ये इसका आंसर है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका कौन सा है? नंबर 1 विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या समाचार पत्र का वाचन करना। चलो सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलो डिस्कस करते हैं। शब्दों को जोर जोर से पढ़ना, इससे उसको मौखिक अभिव्यक्ति नहीं आ पाएगी। अभिव्यक्त तो बच्चों को अपने भावों को किस तरह करना है ये कैसे आ पाएगा? सिर्फ विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यही मौखिक अभिव्यक्ति का जो अवसर दिए हैं, जो उनके लिए एक्टिविटी करा रही है, यही सबसे ज़्यादा प्रभावी है कि बच्चा अपना विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बात को किस ढंग से करे या किस तरह से वो कह पाए। जब वो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करेंगे तो उनको ये सब आ जाएगा। तो सही आंसर है विभिन्न परिस्थितियों में जो संवाद अदायगी करना है वो सबसे प्रभावी तरीका है कि वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 114 पे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हो गई थी तो उसको सही कर दिया गया है, अब डोंट यू वरी। क्वेश्चन नंबर 114 114 पे, सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया है तथा हिंदी भाषा में त्रुटियाँ करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? देखो वो असम से पंजाब आया है और हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसमें गलतियां हो रही हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में किस कथन को सही मानेंगे? नंबर 1 उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। नंबर 2 सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका सही आंसर? चलो आप सोचिए, जब तक मैं पेंसिल उठा लेती हूँ। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना। तो आपको लगता है कि ऐसा करने से उसको हिंदी भाषा बोलने अच्छे से आ जाएगी? हो सकता है। चलो नंबर 3 पे सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। नंबर 4 ऐसा तो नहीं है, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए। अरे वो तो पढ़ता ही है, ट्रांसलेशन में मातृभाषा तो उपयोग की जाती है, गलत है। नंबर 2 सही आंसर है इसका। नंबर 2 उसको भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। देखो जब बच्चे को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे तो बच्चा अपनी भाषा जल्दी से जल्दी सीख पाएगा, और उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो वो जल्दी सीखेगा। तो सही है इसका आंसर नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। नंबर 1 बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। नंबर 2 बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर देना। नंबर 3 बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। नंबर 4 बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। निदान क्या होता है? पहचानना कि उसमें क्या कमजोरी है, क्या कमी है। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, हाँ ये भाषा सीखने के लिए सही है, पर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य।
निदान मतलब उस बच्चे की जो कमी है उसको पहचानना। नंबर 2, बच्चों को अगली कक्षा में अंत कर देना, ये भी नहीं है। बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बच्चों में नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। नंबर 4, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उसके संभावित कारणों की पहचान करना, उसके कारणों को पहचानना। जितना हम जल्दी हम उसके कारणों को पहचानेंगे उतना ही जल्दी उसका उपचार संभव हो सकेगा। तो यही है इसका सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भाषा के स्तर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नंबर 1, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। नंबर 2, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। नंबर 3, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। नंबर 4, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों का मूल्यांकन होता है, बार बार होता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू है, एवेल्यूएट करना है बच्चों को, मूल्यांकन करना है बच्चों का, जो कि पूरे साल में कई बार होता है। उनकी एक्टिविटी को देखकर, उनकी जो शैक्षिक क्रिया हो रही है, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बार बार बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों, अब देखो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना बिल्कुल सही है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को हम समझ पाएंगे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार आ पाएगा। बिल्कुल सही जवाब है इसका। बाकी भी डिस्कस करते हैं। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, ऐसा नहीं है कि हाँ अगली कक्षा में पढ़ने या प्रोन्नत करने हेतु ही साक्ष्य जुटा पाएंगे, या बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना होता है, ये चीज़ भी होती है। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, ये गलत है, ये सही नहीं है। सही आंसर है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर और उनमें सुधार करना और शिक्षण प्रक्रिया अपनाना, उसमें भी सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 117, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर। नंबर 2, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। नंबर 3, समस्याओं की पहचान पर। नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। उपचार, मैं आपको बता चुकी हूँ, उपचार मतलब इलाज, मतलब बच्चों में कोई कमी है उसको कैसे ठीक करना, उस कमी को कैसे दूर करना। चलो डिस्कस करते हैं। बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। उसकी त्रुटियों की सूची बनाएं, क्या ऐसे उपचार हो जाएगा? नहीं। समस्या की पहचान पर। पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उसकी समस्या है वो तो हमने पहचान ली, पर उसके पीछे कारण क्या है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे जब हम उसके कारणों का पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है नंबर 4, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 118, उच्च कक्षाओं में। नंबर 1, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। नंबर 2, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। नंबर 3, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। नंबर 4, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोचिए क्या होगा इसका जवाब। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, साहित्य साध्य है। ऐसा तो नहीं है कि साहित्य ही हमारा गोल है, बस साहित्य ही सीखना है और भाषा कौशल हम सोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं ना, नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। नंबर 2, केवल छंद अलंकारों का प्रयोग को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऐसा भी नहीं है कि केवल छंद अलंकार ही आने चाहिए। और नंबर 3, भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। हाँ, ये हो सकता है कि भाषा कौशल हमारा गोल होगा, साध्य होगा, और हम साधन के रूप में साहित्य को ले रहे हैं, साहित्य को पढ़ रहे हैं और भाषा कौशल सीख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा इसका सही जवाब नंबर 3 ही होएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा अर्जन
क्या है ये भाषा अर्जन? शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। नंबर 2, भाषा की कक्षा में ही संभव है। नंबर 3, सहज स्वाभाविक होता है। नंबर 4, प्रयासपूर्ण होता है। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो भाषा अधिगम है वो एक कक्षा में या कक्षा के बाहर सीखा जाता है, पर जो अर्जन है उसके लिए स्पेशल क्लास की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही हो जाता है। तो इसका सही आंसर बहुत आसान सा आंसर है, आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा। भाषा सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है, अपने आप ही हो जाता है, इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 120। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है हमने। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। नंबर 2, पठन कौशल पर अधिक बल देना। नंबर 3, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। नंबर 4, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बातों के निहित अर्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। सोचे क्या होना चाहिए इसका जवाब, तो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। ऐसा तो नहीं जरूरी कि बच्चों को बस यही चीज़ आए साहित्यिक अंश। पठन कौशल पर अधिक बल देना, ये भी नहीं है। पाठों के शब्दों को जानने के लिए हम शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग करें, ऐसा भी नहीं है। देखो शब्द जानने से ज़्यादा जरूरी है कि शब्दों का अर्थ हमें समझ आना चाहिए। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहित अर्थ, मतलब जो भी उसमें लिखा गया है, जो भी बात कही गई है, उसका जो अर्थ है वो हमें समझ आना चाहिए, और सोच और सरोकार की पहचान करना आदि, यही इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।